आपने कहा था अप्रैल में कि एक मेजर टेररिस्ट अटैक होने वाला है और पहलगाम हुआ। आपने ये भी कहा था कि प्लेन क्रैशेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे 2025 में। वी ऑल सॉ व्हाट हैपेंड इन अहमदाबाद। आपने ये भी कहा था कि वक्फ बिल पास हो जाएगा 2025 में और वो हो गया। अब साल के 4 महीने ही बाकी है। इस 4 महीनों में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि और भी लड़ाइयाँ हो सकती है। तो आने वाले 6-7 महीने में आप देखेंगे कि और भी छोटे छोटे देश आपस में लड़ रहे हैं। तो मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि इकोनॉमिक स्लो डाउन नाउ इज गोइंग टू बिकम अ रियलिटी इन भारत। नमस्ते शर्मिष्ठा जी, कैसे हैं आप? ऑल गुड, इट्स वेरी गुड टू बी हियर। बहुत अच्छा लग रहा है, बढ़िया, फिर से वापस आ गए यहाँ। साल के 4 महीने ही बाकी है, हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कैबिनेट में कुछ चेंजेस हम देखेंगे। हमारे कैबिनेट में कौन कहाँ क्या रिशफल होगा वो तो बोलना मुश्किल है, क्योंकि आप इंडिविजुअल हॉरोस्कोप को देखेंगे तभी बात कर सकते हो। एस्ट्रोलॉजर के लिए ही एक मैं बोलूँगी लिमिटेशंस है। जब तक आप किसी की कुंडली नहीं देखते हैं या फिर आप देश की कुंडली से जो जितना बता सकते हैं, तो एक कैबिनेट रिशफल आ रही है सितंबर से लेके नवंबर दिसंबर के अंदर एक कैबिनेट में रिशफल होगी। उसके बाद जो मैं बोलती हूँ दूसरी चीज, उसके बाद नहीं, मतलब इस बीच में सेकंड चीज जो और एक होगा वो है रशिया। रशिया की आप एक भयंकर मूर्ति देखेंगे। रशिया बहुत ही वायलेंट तरीके से, बहुत ही, मैं जिसको प्रचंड बोलूंगी, एक प्रचंड युद्ध शुरू होने वाला है, चल ही रहा है रशिया और यूक्रेन में। पर इस बार हम देखेंगे कि रशिया बहुत ही मतलब इंटेंस वार में जुड़ जाएगा। पूरा धरती, पूरा वर्ल्ड का जो है ना एकदम सर घूम जाएगा कि क्या ही चल रहा है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन में पहली बार नहीं हो रहा है, चल रहा है, कई सालों से चल रहा है और लोगों ने उनको अब इजी ले लिया है। पर अभी आप रशिया का बहुत ही उग्र रूप देखेंगे। तो ये दो चीज तो मेजर आने वाली है। ऑपरेशन सिंदूर तो हो गया, क्या इस 4 महीनों में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि और भी लड़ाइयाँ हो सकती है भारत में? सिर्फ इंडिया में नहीं है, अभी तो दुनिया भर में और वार होने वाली है। अभी तो बताया कि रशिया का उग्र मूर्ति हम देखेंगे, तो हम तो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 या जो भी उसका नाम, तो दोबारा और एक चीज पे हम जाने वाले हैं। और अरे किसी ने सोचा ही नहीं होगा कि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में कुछ लग जाएगा। तो आप देखिए कि जहां जहां हमने लिस्ट एक्सपेक्टेशन रखा है वहां पे भी जो है ना शुरू हो गई है युद्ध। तो इस आने वाले टाइम में, इस साल और अगला साल भी एक्चुअली, तो आने वाले 6-7 महीने में आप देखेंगे कि और भी छोटे छोटे देश आपस में लड़ रहे हैं। और रशिया से तो बहुत ज़्यादा देखेंगे ही देखेंगे। तो इन ए वे वार खत्म नहीं हुई है, ये तो शुरुआत है। छोटे छोटे वार की इंटीग्रेशन से ही जो बड़े विश्व युद्ध जिसको हम बोलते हैं, हम उसकी तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। जब भी वॉर होता है देश के अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि इकोनॉमिक स्लो डाउन नाउ इज गोइंग टू बिकम अ रियलिटी इन भारत। हाँ, ये तो बहुत ही सही सवाल और गंभीर सवाल पूछा, जिसके साथ एकदम आम जनता का बड़ा कनेक्शन है। बिल्कुल। वार लड़ना, जीत हार वो ठीक है, पर आम जनता के ऊपर इसकी असर उस हिसाब से पड़ता है कि इकोनॉमिकली जिस देश में भी वार होती है इकोनॉमिकली बहुत स्लो डाउन हो जाती है। और भारत की अर्थव्यवस्था, दुनिया भर की अर्थव्यवस्था जो है ना, एक एक इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ एंटायर वर्ल्ड, पूरी धरती का ही मैं बोलूंगी स्लो डाउन हो चुकी है ऑलरेडी। आने वाले साल में और होने वाला है। अभी हमारे सामने वार है, इसलिए हम इस चीज को देख पा रहे हैं कि हाँ वार की वजह से हो रही है। एक्चुअली एस्ट्रोलॉजिकली बात करूंगी तो मीन राशि में ऑलरेडी शनि है, और शनि अभी वक्री हो गया है उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में। नवंबर तक वो रेट्रोग्रेड चाल में आ जाएंगे पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में, एंड विच इज नॉट एट ऑल गुड। इकोनॉमिकली वो तो बहुत ही खराब है। और अगले साल गुरु जो है वो जाने वाले हैं कर्क राशि में, जहाँ पे उच्च का होंगे। अगले साल के जो विक्रम संवत है उसका राजा भी गुरु है, और गुरु एक ब्राह्मण को फाइनेंशियल चीज़ों की कुछ समझ नहीं है एक्चुअली आप देखो तो ऐसा देखने को आपको लग जाएगा कि अगले साल इंडियन इकोनॉमी एज वेल एज वर्ल्ड इकोनॉमी बहुत स्लो डाउन, स्टैग्नेशन। मुझे अगर पूछे असली वर्ड स्टैग्नेंट, मतलब ना आगे ना पीछे, मतलब स्लो तो हो ही रहा है, एक बहुत ही धीर गति में चल रहा है। मतलब नॉट मच ऑफ क्या बोलते हैं इसको, एक सर्कुलेशन जो होती है, ट्रांजैक्शन सर्कुलेशन जो भी कुछ है, वो सब बहुत स्लो डाउन होने वाली है। पर फिर भी इंडियन इकोनॉमी बाकी देशों से
फिर भी अच्छा करेगा। देश तो लोगों से ही बनता है, तो आम जनता को इस टाइम ऑफ क्राइसिस में ऐसे क्या स्टेप्स लेने चाहिए? जैसे आपने कहा वी विल स्लो डाउन बट वी विल स्टिल बी बेटर बाकी देशों से, तो आम जनता को इस टाइम पे जब इकोनॉमिक स्लो डाउन या स्टैग्नेशन होने वाला है क्या करना चाहिए? आम जनता को पर्सनल बेसिस पे अपने अपनी स्किल, अपने अपनी नॉलेज, उसके ऊपर बहुत काम करना चाहिए। मैं नॉलेज नहीं बोलूँगी, ज्ञान की परिभाषा थोड़ी अलग है, पर स्किल जो आपकी रोजी रोटी में काम आएगा उस पर आप काम कीजिए। आप जॉब में है, आप अपनी स्किल एक्सपर्टाइज बढ़ाइए। मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं अपनी एक्सपर्टाइज में अपनी जो प्रेडिक्टिव स्किल को और बढ़ाने की कोशिश करूँगी, मैं और रिसर्च करूँगी। आप जो भी काम करते हैं उस पर आप अपने टेक्निकल नॉलेज को बढ़ाइए। अगर आपके पास बिजनेस है, आपके पास फैक्ट्री है, तो आप अपनी फैक्ट्री को एक काम कीजिए कि आपकी फैक्ट्री का जो टेक्नोलॉजिकल चीज़ें हैं उसको अपग्रेड कीजिए। आपकी फैक्ट्री का जो मशीन्स है, मशीनरीज है, ऑल दिस थिंग्स। अगर आप बिजनेस में, आपके बिजनेस चल नहीं रहा है, तो एक चीज़ और आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। जब राहु एक्वेरियस में है और शतभिषा एक नक्षत्र है जहाँ पे राहु नवंबर के आसपास पहुँचने वाले हैं, और शतभिषा नाम है, शतभिषा मतलब 100 स्टार से शत बना हुआ है वो नक्षत्र, बहुत बड़ी स्टार्स है क्योंकि वो 100 नक्षत्र तारे हैं उसके अंदर। तो कहने का मतलब जब 100 लोग होता है, आप वहाँ डिक्टेटरशिप नहीं चला सकते कि मेरे ही हिसाब से मेरे जो अंडर में काम करने वाले लोग हैं चलेंगे, ऐसा हर बार नहीं हो सकता है, घर पे भी नहीं चल सकता है। तो आने वाले टाइम में आम जनता को सबसे पहले ये सीखना चाहिए कैसे टीम वर्क करना है, कैसे बड़े नेटवर्क के साथ जुड़ना है, और उसके साथ सबके साथ मिलजुल के काम कैसे करना है। ये अगर नहीं आता है तो आउट ऑफ मार्केट होने से आपको कोई रोक नहीं सकता। आपकी बिजनेस धीरे धीरे नीचे हो जाएगी, फ्लैट हो जाएगी। आपको कोलैबोरेशन के लिए ओपन रहना चाहिए। आपको बड़े बड़े जो भी बहुत बड़े बड़े क्या होती है कंपनीज होती है, मार्जर होना, कोलैबोरेशन के साथ काम करना, ये सब चीज़ों के लिए आपको एकदम ओपन माइंडेड रहना चाहिए। अपग्रेड कीजिए अपनी स्किल को, अपनी टेक्नोलॉजिकल पावर को। दूसरा, आप कोलैबोरेशन के लिए सबके साथ मिलजुल के बड़ी नेटवर्क में काम करने के लिए तैयार रहिए, तभी आप ये जो क्राइसिस वाली टाइम है इसको फ्लोट कर पाएंगे। थैंक यू। एक आखिरी सवाल ट्रेड वॉर को लेके। 3 दिन पहले अमेरिका और ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाया इंडिया पे। उस दिन वो दिन बीत गया, हम रात को सोए और जब हम सुबह उठे इट हैड चेंज टू 50%। शायद आज ये पॉडकास्ट करते करते वो 100% भी हो जाए। मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि भारत सरकार ट्रंप को मुंह तोड़ जवाब देगी? करारा जवाब देंगे, एकदम दिया है तभी तो जाके ये 25 का 50 हो गया, और 50 का 100 भी पहुंचेगा, एकदम ही पहुंचेगा। 100, 150, 200 जो भी कुछ कर रहे हो, आई मीन ही इज पुटिंग 300 ऑन चाइना, 50% ऑन इंडिया, फिर वो 100 में भी पहुंच जाएंगे। ये जो सारी चीज़ें चल रहा है क्योंकि हमारे पार्लियामेंट में खड़े होकर लोगों ने उनको करारा जवाब दिया है और आगे भी दिया जाएगा। भारत सरकार एकदम नहीं झुकने वाले हैं। ट्रम्प का जो हॉरोस्कोप है वो सिंह लग्न की कुंडली है, और इंटरेस्टिंगली जो यूएसए है, अमेरिका का भी जो कुंडली है वो भी सिंह लग्न है। तो सारे ट्रांजिट उन दोनों का सेम ही चल रहा है, तो दोनों मिलके जो है देश को डुबा ही रहे हैं, जो मन में आए वो कर रहे हैं। पर ट्रम्प को, डोनाल्ड ट्रम्प को तो सुधार जाना चाहिए। अगर सुधार नहीं जा रहे, वो अगर नहीं समझ रहे, तो वक्त उनको सुधार देगा, क्योंकि अगले साल उनके लिए बहुत मुश्किल आने वाली है। तो वो अगर नहीं सुधरे, ये 100, 150, 200, 300 उससे वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो फिर अगले साल उनके ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई होगा, लोग उनके खिलाफ रास्ते में जाएंगे, क्योंकि जुपिटर जब आर्द्रा में आया है तो लोग रेबल करेंगे ही करेंगे। तो ये सारी चीज़ें होने वाली है। पर मुझे जो समझ में आती है उनकी कुंडली देख के, वो ये जो 100, 200, 300 कह रहे हैं उससे फिर वापस भी हो जाएंगे, यही सब चीज़ ही उनके लिए होगा। पर उनको कहने का मतलब, उनको ईजी लैंग्वेज में वो नहीं समझेंगे, थोड़ी हार्ड भाषा में वो समझ जाएंगे कि ही इज गोइंग रॉन्ग। थोड़ा टाइम लगेगा, अगले साल तक तो वापस आ जाएंगे ये सब 500, 100 ये सब दोबारा, इट इज गोइंग टू बी रिवर्स। भारत के लोगों को पीएम मोदी से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। 2 दिन पहले मोदी जी ने ट्रेड वॉर के बारे में ये कहा कि भारत डट के रहेगा, इवन इफ इट इज़ एट हिज पर्सनल कॉस्ट। आप मोदी जी के बारे में 2 शब्द बोलिए। देखिए, मैंने ना फरवरी में एक ट्वीट किया था कि 4 अप्रैल को कुछ प्लानिटरी कंडीशन ऐसा बन रहा है कि 5 प्लैनेट मीन राशि में हो जाएगी। उसके हिसाब से जो भी पूर्व भाद्रपद नक्षत्र इतना एक्टिवेट हो जाएगा, आगे जाकर नेचुरल कैलामिटी आएगी। और मैंने कहा 4 अप्रैल के बाद क्या हो सकता है, टेररिस्ट अटैक हो सकता है मेजर। वो हुआ, और उसके बाद से उसी ट्वीट में लिखा हुआ है कि उसके बाद से मोदी जी के लिए जो है ना बड़ा
कठिन टाइम आ जाएगी, बड़ा चैलेंजिंग टाइम आ जाएगी। पर मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर कर दिया तो लोगों ने कहा अरे क्या बात है, हम तो घुस के मारते हैं, मोदी जी की जय जयकार शुरू हो गई। पर तब मुझे भी लगा कि अरे मुझे तो लगा उनका चैलेंजिंग टाइम आने वाली है, पर वो देखते देखते पलट गया सिनारियो, है ना, उसमें पॉज आ गई है थोड़ा सा। एंड यू नो आप कैसे चल रही है, अभी तो ट्रेड वॉर शुरू हुई है। तो मोदी जी के लिए अभी सच्ची में बहुत चैलेंजिंग टाइम है। और ये हुआ हमारे देश का प्रधान, उनका अच्छा टाइम नहीं है, जो मेन निर्णायक इंसान है। और देश के लिए भी एक कुंडली बनती है। देश की कुंडली के लिए जो हम 1947 में हम आज़ाद हुए थे, उसकी एक फाउंडेशन चार्ट बनती है। उसके हिसाब से हमारी मंगल की महादशा आने वाली है 11 सितंबर से, इसी मतलब अगले ही महीने से, आप समझ सकते हो, एक ही महीना मुश्किल से अभी हमारे हाथ में। तो उसकी एक प्रभाव दिखने लग गया है। 7 साल के लिए मंगल का महादशा चलेगा। और मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही डिटेल वीडियो बनाने वाली हूँ कि जब मंगल का महादशा शुरू होगा भारत के लिए, तो क्या क्या पॉजिटिव चीज हमें देखने को मिलेगी और क्या नेगेटिव चीज। और नेगेटिव चीज तो इंटरनेट पे इतना चल रहा है कि मंगल का महादशा आएगा तो ये हो जाएगी वो हो जाएगी, पर मैं चाहती हूँ कि आप लोग पॉजिटिव क्या होगा वो भी थोड़ा सुने, उसका एकदम आप लोग लाभ उठाए, और नेगेटिविटी को भी अपने दिमाग में एकदम इंटैक्ट रखे कि यही हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम नहीं है। तो उसके बारे में तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, आप सितंबर आने दीजिए। अभी आते वापस की जो मंगल का महादशा शुरू होने वाली है, उसका प्रभाव देखने को लग रहा है। और मंगल एक ऐसा ग्रह है, योद्धा ग्रह है, वार ओरिएंटेड ग्रह है, मतलब एक फौजी है, फौजी को प्रोटेक्ट करना, वार लड़ना, एनिमी को परास्त करना, है ना, शत्रु को, यही सब आती है। इकोनॉमी की बात समझ में नहीं आती है, बाकी चीजें कैसे क्या हो रहा है उतना समझ नहीं है। तो यही सब चीजें हम देख रहे हैं कि ना शुरू हो गई है। और जब जब गुरु अतिचारी होती है, गुरु बहुत ही अच्छी प्लैनेट है। हर एक एस्ट्रोलॉजर के पास आप जाएंगे ना, वो आपको बोलेंगे देखिए आपकी गुरु का महादशा शुरू हो रहा है, अभी सब अच्छा शुरू हो जाएगा। मतलब सब, जैसे खराब कुछ भी हो तो शनि के अकाउंट में डाल देते हैं, राहु केतु, सब अच्छी चीजें 2 प्लैनेट के पास रख देते हैं। आपकी गुरु का महादशा शुरू होने वाला है, आपका शुक्र का महादशा शुरू होने वाला है, अभी तो आप बस क्या बताओ राजा बनने वाले हो। तो सिमिलरली तो आप लोग को ये चीज पता ही होगा कि अब इतनी अच्छी ग्रह का जब अतिचारी हो जाना, मतलब आप जिस चाल से हमेशा नॉर्मली चलते हो, उससे अगर स्पीडी चाल से चल रहे हो, जल्दी जल्दी आप किसी जगह से निकल गए, तो आप बहुत चीज ओवरलुक कर देंगे। और या फिर जो लोग आपको देख रहे हैं उनको भी कुछ समझ नहीं आएगा आपने क्या पहना, क्या किया, क्या बोला, है ना। अब जल्दी जल्दी आए और चले गए, विदिन ए सेकेंड ऑल गॉन। तो गुरु अपने चाल से, जो एक नॉर्मल मोशन होता है, उससे बहुत जल्दी जल्दी चल रहे हैं। इससे पहले भी हुआ था 2020 में, किस में, तो हमें पता है कि क्या हुआ था, कोरोना वायरस आया था। इनफैक्ट जब महाभारत में जो कुरुक्षेत्र के युद्ध है, उसमें भी गुरु का चाल तब अतिचारी था, मतलब गुरु बहुत ही स्पीडीली मोशन में चल रहे थे। सो ये होने से थोड़ी देश दुनिया के लिए अच्छी बात नहीं है, मानव समाज के लिए ये बहुत ही नकारात्मक है, मतलब नेगेटिव है। तो आजकल गुरु अतिचारी है, शनि जो सबसे नेगेटिव प्लैनेट है, जो कहते कर्म का फल देते हैं आपको, बड़ा स्ट्रिक्ट है, वो स्लो है क्योंकि वो रेट्रोग्रेड वक्री मोशन में चल रहे। तो स्ट्रिक्ट वाले टीचर जो है आए बैठे हैं तो बैठे हुए ही है, और अच्छे टीचर आए मुंह दिखा के ऐसे ही चले गए। सो आप समझ सकते हो क्या हाल है देश, एंड दिस इज फॉर एवरीवन, ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, ये सबके लिए है। तो ये सारे चीजों के हिसाब से अगर देखो तो मोदी जी की हाल अभी इसलिए अच्छा नहीं है, हर एक देश के प्रधान के लिए अच्छा नहीं। कौन सा पुतिन के लिए कुछ अच्छा चल रहा है, कौन सा ट्रम्प की खुद के लिए, क्योंकि उनकी इकोनॉमी इतनी खराब हाल पे है कि ही इज फीलिंग स्ट्रेस्ड कि अब इंडिया, हम इंडिया को थर्ड वर्ल्ड कंट्री समझते थे, वो मेरे खिलाफ बोलता है कि नहीं मैंने झूठ बोला है, मैंने कोई फोन नहीं लगाया मोदी जी को, मैंने कोई वार नहीं रुकवाया, मैं तो कह रहा हूँ वार रुकाया है मैंने, मुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए पर मैं मांग नहीं रहा हूँ, ऐसा वो एटीट्यूड दिखा रहे हैं। सो उनके लिए भी एक्चुअली देखा जाए तो चैलेंजिंग टाइम चल रहा है, दैट्स द रीजन ही इज डूइंग ऑल दिस अब्रप्ट थिंग। तो ये जो मोदी जी का टाइम है वो इसको ओवरकम करेंगे, सरकार नहीं गिरने वाला है। हम मोदी जी के क्या देखेंगे, उनका खराब टाइम सबसे ज्यादा क्या हो सकता है, 2 ही चीज, एक सरकार गिरना, उनकी हेल्थ में अगर कुछ कर पड़ा है, हेल्थ में आगे जाके होगी अगले साल, जो मैं समझती हूँ उस पर हम और भी आगे कुछ बात करेंगे। तो जो भी कठिनाई है, जो भी चैलेंजिंग टाइम है, वो ट्रम्प से हो, वो किसी चाइना से हो, या फिर पाकिस्तान की जो टेररिस्ट हरकतें हो, वो हर एक चीज़ों को ओवरकम करेंगे और बहुत करारा जवाब देंगे, दिया भी है हमेशा, आगे भी देंगे। सो मुझे मोदी जी की चैलेंजिंग टाइम है, हमें बने रहना चाहिए कि मोदी जी के लिए नहीं है, हमारे अपने देश के लिए हमें बने रहना चाहिए, हर चीज़ के लिए सपोर्टिव होनी चाहिए। पर मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई चीज़ें प्रॉब्लमेटिक है। पर हाँ, अब जब
देखिए बांग्लादेश में क्या हुआ, वो पर्सनल वाली पॉइंट पे मैं थोड़ा सा जोर देना चाहूंगी। बांग्लादेश में क्या हुआ आपको पता है, राइट? बिल्कुल। बांग्लादेश में शेख हसीना, उनके जो प्रधानमंत्री है, उन्होंने अमेरिका को हस्तक्षेप अपनी चीजों पे जो भी है, उनके वहां पे कुछ घाटी बनाना था, वट एवर द थिंग, उन्होंने मना किया है। करेक्ट। एक बार नहीं, बार बार मना किया और वो उसमें डटे रहे। पर बांग्लादेश वॉज ए स्मॉल कंट्री, तो क्या हुआ, उनकी तख्ता पलट गई, उनको भाग के इंडिया आना पड़ा, या जहाँ कहीं पे भी जाते सिमिलर वे। क्योंकि अमेरिकन एजेंट्स, अमेरिकन जो इंटेलिजेंस, वो अगर चाहे तो बहुत कुछ कर पाते हैं। आपके देश में आपके खिलाफ विद्रोह क्रिएट करेंगे। अब मंगल का दशा मतलब ये है, लोग विद्रोह करते हैं, और मंगल हमारे आर्द्रा नक्षत्र में है, तो लोग और भी ज्यादा रेबेलियस बन जाएंगे। ऑलरेडी जुपिटर आर्द्रा नक्षत्र में फिलहाल गोचर कर रहा है। सो रेबेलियस चीज हमने देखा भी है। ये जो हमारे एक्स वाइस प्रेसिडेंट थे, बिल्कुल, धनखड़ जी, तो धनखड़ जी को इसी गवर्नमेंट ने सपोर्ट देके वाइस प्रेसिडेंट बनाया, पर उन्होंने इन्हीं के खिलाफ, लीडर के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ उन्होंने जिस तरीके से एक प्लानिंग या वो अपना स्ट्रैटेजी बना रहे थे, हमें यहाँ से समझ में आ रहा था कैसे लोग अपोज करना शुरू किए, अपने इंटरनल लोग। तो ऑब्वियसली ये सारी चीजें बढ़ने वाली है। उनको इस चीज की समझ है कि मैं अगर डट के हूँ, हमारे देश के लोगों के लिए अर्थनीति, हमारी अर्थनीति की जो ताकत बढ़े, तो उनको पता है कि यहाँ पे भी यही कोशिश होगी। होगा नहीं होगा अलग बात है, इंडिया की सरकार को तख्ता पलट करना आसान नहीं है, इट्स नॉट गोना हैपन, पर उनके लिए ऐसे ही चैलेंजेस आएंगे। आप भूल गए वो चीज, एक तो शेख हसीना की बात मैंने कहा कि क्या हुआ, ये सबको पता है, राइट? ये अभी तो हुआ है, पर आपको शाहीन बाग याद है? बिल्कुल। कितना लंबा चला। अगर कोरोना नहीं आता, लोग वहां पे बैठे रहे, तो वहां पे बिरयानी खा रहे थे सुबह से लेकर शाम तक, चल रहा था महीनों महीनों, मैं तो पता नहीं कितने दिन चला हुआ, इवन फॉरगॉट। सिमिलरली ये सारी चीजें बिना बैकअप के, बिना उसके नहीं होते। तो मैं तो आपको कह रही हूँ एक्चुअली, यू नो व्हाट, एस्ट्रोलॉजिकली, कि आर्द्रा में आता है तो लोग कैसे पलट करते हैं। आपकी ही जो आपके जो लीडर है उसके खिलाफ आपने धनखड़ जी को देखा है, आगे और होगा, क्योंकि मंगल हमारे भारत के हॉरोस्कोप में आर्द्रा नक्षत्र में बैठा हुआ है। आर्द्रा नक्षत्र बहुत डिसोबीडियंट है, किसी की बात नहीं सुनता। आर्द्रा नक्षत्र की एक कहानी है एक्चुअली, हाउ आर्द्रा नक्षत्र वाज बोर्न, मतलब पैदाशी ही डिसोबीडियंस से हुई थी, वो अलग कहानी है, कभी बताएंगे। तो ये सारी चीजें तो हुआ एस्ट्रोलॉजिकल, और मैं उसके साथ आपको कनेक्ट करके बता रही हूँ कि इसके हिसाब से कब क्या कहाँ कैसा हुआ। तो वैसे शाहीन बाग वाली चीज भी मोदी जी के खिलाफ हो सकता है। तो उनको पता है कि वो पर्सनल इंटरेस्ट को बिना देखते हुए कि मैं गद्दी में रहूं ना रहूं, देश को ठीक होना चाहिए, दैट्स व्हाट ही वाज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट। वो ही चीज वो बता रहे थे। आई होप ये चीज अभी क्लियर हुई है। पर हाँ, हमारे देश को कोई कुछ इतनी जल्दी नहीं कर सकते। हाँ, इकोनॉमिकली स्लो डाउन होगा और वार लड़ना पड़ेगा, और चैलेंजिंग चीजें हैं, क्राइम रेट बढ़ेगा, बहुत कुछ है, बट गवर्नमेंट विल बी स्टेबल। चलिए, ऊपर नीचे होना तो एक जीवन का फलसफा माना जाता है। आपसे बात करके यही पता चला है कि नो मैटर व्हाट हैपेंस, आवर देश इज इन सेफ हैंड्स, ये पता चल गया है। तो इसी उम्मीद के साथ शर्मिष्ठा जी आज का ये शो खत्म करते हैं। नमस्ते। नमस्ते।